मिस्र, कदीम तरीन सरजमीन। जी हाँ दोस्तों, मिस्र के शहर काहिरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर एक वादी है जिसे वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस वादी में हजारों राज दफन हैं। कदीम तरीन मिस्री तहजीब के हजारों राज इस वैली में दफन हैं और पिछले 200 साल से यहाँ पर रिसर्च जारी है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है ताकि उन राजों को फाश किया जा सके। दोस्तों, तकरीबन आज से 4500 साल पहले जब बादशाह ने मिस्र यानी कि मिस्र के फरौन जब मर जाया करते थे तो उनको जब दफनाया जाता था और उनके दफन करने की जगह को बहुत आलीशान तरीके से सजाया जाता था। जिस मकबरे में उनको दफनाया जाता था वहां पर रंगा रंग से तस्वीर बनाई जाती और उनका तमाम खजाना उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये अकीदा था कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसको एक जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी में जब उसका खजाना उसके काम आए, इसलिए उसका तमाम तर खजाना उसी के साथ दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है कि शुरू में जब कोई बादशाह मरता था तो उसके लिए पिरामिड्स तामीर किए जाते थे। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि पिरामिड्स को बनाना बहुत मुश्किल काम था। बड़े बड़े पत्थरों को बहुत दूर दूर से लाकर और लाखों मजदूरों की मदद से पिरामिड्स तामीर किए जा सकते थे। लेकिन जब दोस्तों साइंसदानों ने रिसर्च की तो ये बात सामने आई कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो पिरामिड्स बनाने का रिवाज जो है वो भी खत्म होता चला गया। तो इस मकसद के लिए बादशाहों की तदफीन के लिए एक और प्लान सोचा गया। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए बादशाहों की तदफीन के लिए बड़े बड़े पहाड़ों का इंतखाब किया गया और ये वही पहाड़ है जिसे आज वैली ऑफ किंग्स का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बादशाह अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा तैयार करवा लिया करते और इसके साथ साथ अपना सोने का ताबूत और ताबूत के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है। कहा जाता है कि बादशाह ने मिस्र अपनी जिंदगी में ही ये तमाम तर चीजें तैयार करवा लिया करते थे ताकि जब वो इस दुनिया से जाएं तो उनके मरते ही उनको इन खूबसूरत ताबूतों में दफन करके उस खूबसूरत मकबरे को फौरी तौर पर सील कर दिया जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 200 साल की खुदाई के बाद तकरीबन इस वैली से 65 के करीब मकबरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हर किंग की तदफीन के साथ उसका खजाना भी उसके साथ दफन किया जाता था। लेकिन 200 साल में जब 65 मकबरे यहाँ से दरियाफ्त हुए, तमाम तर मकबरों में से खजाना नहीं मिला। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह है? इस पर माहिरीन ने रिसर्च की कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मिस्र के जो लुटेरे थे वो इन मकबरों को दरियाफ्त करते गए और इनमें से खजाना निकाल कर वो चले गए। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि कई मकबरों में से सिर्फ फिरौनों की मम्मीज ही मिल सकी, वहां पर खजाने के नाम की कोई चीज नहीं। दोस्तों, ये बात है 1922 की, जबकि हस्बे मामूल एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर मामूल की तरह अपनी खुदाई की साइट पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, अचानक उन्होंने खुदाई करते दौरान मजदूरों को देखा कि एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो है वो नमूदार हुआ। तो दोस्तों, उन्होंने वहां पर मजीद खुदाई करने का हुक्म दिया। तो आगे वो क्या देखते हैं कि वो आगे सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं, पहाड़ के अंदर एक खुफिया रास्ता जा रहा है। तो इस पर हार्वर्ड कार्टर से रहा ना गया, उन्होंने मजीद खुदाई तेज करने का हुक्म दे दिया गया, यहाँ तक कि वो खुफिया सीढ़ियां हार्वर्ड कार्टर को एक खुफिया चैम्बर तक ले गई। जी हाँ दोस्तों, ये था वो दिन जबकि 1922 में एक बहुत बड़ी दरियाफ्त हुई थी। दोस्तों, वो दरियाफ्त क्या थी? ये वो दरियाफ्त थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। जी हाँ दोस्तों, एक 4500 साल पुराना एक और मकबरा उस दिन दरियाफ्त कर लिया गया। दोस्तों, जब मकबरे की एंट्रेंस को पत्थरों से साफ कर दिया गया, यानी कि जो पत्थरों से सील किया गया था, जब उन पत्थरों को हटा दिया गया तो हार्वर्ड कार्टर हैरानी से झूम उठे। वो क्या देखते हैं कि हजारों खजाने के नवादरात उनके सामने हैं और बेशुमार खजाने की चीजें वहां पर मौजूद। और दोस्तों, ये वो ऐसा मंजर था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। और दोस्तों, इस खजाने की तमाम तर चीजें सोने की बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचू, बेड और तमाम तरह जितने भी बादशाह की खजाने की चीजें थी वो यहाँ पर मौजूद थी और वो तमाम तर चीजें सोने से बनाई गई थी। दोस्तों, हैरत की बात है कि टॉम के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था और वहाँ गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी मौजूद थी जिसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो मम्मी का कफन कवर था वो तकरीबन 90 किलो प्योर सोने का बना हुआ था। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस मकबरे की जो दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी उसके कलर आज तक भी बहुत ज्यादा साफ सुथरे थे, यानी कि वो तकरीबन फ्रेश लग रहे थे। दोस्तों, इसकी वजह साइंसदान ये बताते हैं कि यहाँ पर हवा का गुजर जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये रंग इतनी जल्दी खराब नहीं होते। दोस्तों, इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था।
क्योंकि दोस्तों इस वादी में मिलने वाला ये पहला मकबरा था जो कि चोरों और लुटेरों से महफूज था। ये मकबरा अपनी असली हालत में खजाने के साथ तो मिल चुका था, लेकिन इसने कर दिए रिसर्चर्स के लिए बहुत सारे सवालात खड़े। और वो दोस्तों सवालात क्या थे? दोस्तों पहला सवाल तो ये उठा कि जो बरियल चैम्बर में मम्मी है ये किस फिरौन की है। और दूसरा सवाल, जो बरियल चैम्बर के दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई है और जो तहरीरें लिखी हुई हैं, इन तहरीरों का असल मकसद और मतलब क्या है। और दोस्तों तीसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि जबकि किंग्स वैली में तमाम मकबरों को लूट लिया गया था, तो आखिर कैसे 5000 साल तक ये मकबरा चोरों और डाकुओं से बचा रहा। दोस्तों ये वो सवालात थे जिनके जवाबात देना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत। तो इन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए माहिरीन ने तहकीक और तेज कर दी। इस मकसद के लिए जो पहला काम किया, मकबरे से मिलने वाली मम्मी का डीएनए टेस्ट किया। और जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो उसने मजीद साइंसदानों को हैरानगी में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये जो मम्मी है ये तकरीबन 18 साल पुराने एक किंग की है और उस शहजादे की उम्र तकरीबन 18 साल थी जब वो इस दुनिया से गया। दोस्तों जब इस मकबरे से मिलने वाली मम्मी के डीएनए को दूसरे मकबरों से मिलने वाली मम्मी के डीएनए के साथ टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसके बाप की जो मम्मी है वो मकबरा नंबर 55 में है और इसकी माँ की जो मम्मी है वो मकबरा नंबर 35 से मिली थी। दोस्तों इस किंग का नाम जो पता चला तहरीरों से वो टूटनखामन था। और दोस्तों अपने बाप की वफात के बाद जब ये शहजादा बना तो इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। और दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि अपने बाप की वफात के 10 साल बाद ये भी इस दुनिया से चला गया। दोस्तों अब ये तो पता चल गया था कि ये मम्मी किस किंग की थी, लेकिन मजीद सवालात का जवाब देने के लिए उस दौर में इस कदर ज्यादा तेज टेक्नोलॉजी नहीं, तमाम सवालात के जवाब इतनी तेजी से दिए जा सके। दोस्तों रिसर्च जारी रही और कुछ सवालों के जवाब मिलते गए, लेकिन आखिरकार 1839 में जिस साइंसदान हावर्ड कार्टर ने इस मकबरे को दरियाफ्त किया था वो भी इस दुनिया को खैरबाद कह गए। और दोस्तों उनकी वफात पा जाने के बाद टूम पर रिसर्च का काम था जो वो भी बंद हो गया। लेकिन आखिर जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तो टूटनखामन के मकबरे पर दोबारा से काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों इस मकसद के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम आलिया इस्माइल था, उन्होंने दोबारा से टूटनखामन के मकबरे पर तहकीक शुरू कर दी। और दोस्तों उनको उस शहजादे की जिंदगी के बारे में जानना था जो तकरीबन 3000 साल पहले जिंदा थे और ये मकबरा किस तरह डाकुओं और लुटेरों से बचा रह गया था। ये जानना भी आलिया इस्माइल के लिए बहुत जरूरी था। दोस्तों जब टॉम की दीवारों पर बड़ी पेंटिंग पर रिसर्च शुरू की गई तो आलिया इस्माइल डिजिटल तस्वीर लेकर उनको सॉफ्टवेयर हाई रेजोल्यूशन से जब उन्होंने इन तस्वीर का मुआयना किया तो उनको क्या मिलता है। दोस्तों जी हाँ, आज तक भी उस पेंटिंग पर ब्रश के निशान जो मौजूद थे। तो इससे क्या बात साबित हो रही थी? दोस्तों इससे ये साबित हो रहा था ये निशानात उस वक्त बनते हैं कि जब गीले पेंट पर ब्रश का काम चलाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये चैम्बर तकरीबन 36 फीट पहाड़ की गहराई में बना हुआ है और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया हवा का गुजर जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए दोस्तों जब दीवारों पर पेंट किया गया तो पेंट इतनी जल्दी नहीं सूखा और इस मकबरे में जल्दी से पेंटिंग बनाई, यानी कि किसी जल्दी की वजह से पेंटिंग बनाई गई। पेंट को खुशक होने का टाइम भी नहीं मिला और इसकी वजह से जो ब्रश के निशान थे वो आज तक भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में देखे जा सकते हैं। दोस्तों रिसर्च से कहा जाता है कि शायद उस वक्त काम बहुत कम था, इसीलिए गीले पेंट पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर उठे कुछ मजीद सवालात। वो सवालात क्या थे? जी हाँ दोस्तों, कि आखिर जब इतनी गहराई में इतनी मेहनत से खोदकर मकबरा बनाया गया और इतना उसको डेकोरेट किया गया और उसमें इतने खजाने दफन किए गए, तो आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वहाँ गीले पेंट पर ही उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों इस पर मजीद तहकीक की गई और मम्मी के मजीद डीएनए टेस्ट जो हैं वो किए गए और डीएनए टेस्ट से जब एक रिपोर्ट सामने आई तो उसने मजीद साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट से पता चला कि जब किंग टूटनखामन अपनी 18 साल उम्र में मरा था तो उस वक्त उसको बेशुमार बीमारियां लाहक थी और दोस्तों कहा जाता है कि उसका बायां पांव भी काम ठीक से नहीं करता था और उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो भी टेढ़ी थी, यानी कि वो थोड़ा सा झुककर और लंगड़ा कर चला करता था और उसको कई बार मोहलिक मर्ज मलेरिया का भी अटैक हो चुका था। और दोस्तों रिसर्चर्स का ख्याल यही है उसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से ही वाक़या हुई थी और शायद दोस्तों इसी वजह से मकबरा बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी पर गीली दीवारों में ही पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जी हाँ दोस्तों,
کہ کنگ کے باپ اور ماں، جو یعنی کہ کنگ کے ماں اور باپ تھی، وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی تھی۔ اور جدید ترین سائنس آج یہ پروف کرتی ہے کہ اگر قریبی رشتوں میں شادی کی جائے تو وہاں پر اسی طرح کے موجود بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جو کہ اس وقت بھی ہوا۔ دوستو اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ جب 1922 میں یہ مقبرہ دریافت ہوا تو یہ لٹیروں کے ہاتھوں کیسے محفوظ تھا۔ جی ہاں دوستو، اس بات کا جواب ایسے ملا کہ جب 1922 میں یہ مقبرہ دریافت ہوا تو اس مقبرے کی انٹرنس پر بے شمار بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، اور دوستو اس طرح کے بڑے بڑے پتھر اور ملبہ دوسرے مقبروں کی انٹرنس پر موجود نہیں تھے، اور دوستو اسی وجہ سے شاید یہ لٹیروں کی نظر میں نہیں آیا اور یہ مقبرہ اپنی صحیح سلامت حالت میں آج تک موجود۔ دوستو اگر یہ پتھر دوسرے مقبروں پر موجود نہیں تھے تو ٹوٹن خامن کے مقبرے کی انٹرنس پر یہ پتھر کیسے آئے؟ اس مقصد کے لیے پورے علاقے کو ڈرون کیمروں کی مدد سے سکین کیا گیا، اور دوستو جب ڈرون کی فوٹیج دیکھی گئی تو عالیہ اسماعیل اور ان کی ٹیم کو پہاڑ کے اوپر سے پانی کے گزرنے کی ایک راہداری دکھائی دی گئی، اور دوستو ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے کہ زلزلوں کی وجہ سے جو پتھر تھے وہ سرک کر مقبرے کی انٹرنس پر گر گئے، اور پانی کی وجہ سے وہ مقبرے کے سیڑھیوں میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے مقبرے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ہم جلد ہی آپ کے لیے لے کر آئیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ خزانے میں سے کیا کچھ ملا اور اس کی کتنی مالیت تھی۔ دوستو تب تک کے لیے اپنے میزبان ٹریول ود ابراہیم کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔